दूसरा वाक्य हमारा है चिल्ड्रेन, जो सब्जेक्ट रूप में दे दिया है, यानी प्लूरल सेंटेंस है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन लिखा है। तो प्रेडिकेट में सीधे जब होता है वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना चाहिए अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो चिल्ड्रेन है तो इसके बाद निश्चित है कि देखिए वर्ब है, ट्वाइस नाउन है, ड्रॉप्स एंड लेमन देखिए कहीं में देखिए तीन शब्द दिया है, ट्वाइस अलग है, लाइक अलग है, ड्रॉप्स एंड लेमन एक साथ दे दिया। तो यानी जब भी भरा जाएगा तो निश्चित है कि यही सबसे बड़ी है कि कामा नहीं है, जो चीज एक साथ है तो फिर उनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। इनको हम जब भी लिखेंगे तो साथ में, क्योंकि कामा यहाँ इसके बाद कोई कामा नहीं है, तो जब भी रहेंगे तो ये तीनों शब्द साथ ही रहेंगे। जब भी इनको अलग नहीं करना चाहिए, अलग अलग हम इधर उधर कर सकते, जब जो कामा से पृथक है ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में कामा नहीं है तो हम इनको साथ ही जैसे है वैसे लिखेंगे। तो होगा अब चिल्ड्रेन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें लाइक लग रहा है, पसंद करना, तो चिल्ड्रेन लाइक, यहाँ जो है वर्ब लिख देंगे, निश्चित रूप से वर्ब होगी। अब विचार करेंगे लाइक, बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, अब इसमें देखिए देखा जाए क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इसमें ट्वाइज है और ट्वाइज है, फिर यहाँ ड्रॉप्स एंड लेमन है। तो जैसा कि ग्रामर का रूल होता है कि जब कोई तीन चीज, एक तरह की चीज, नाउन हो या कोई ऐसी चीज हो जो एक तरह की तीनों चीज हो, एक साथ रखना होता है, तो उसको हम कामा से पृथक, पहले को कामा से पृथक करते हैं, उसके बाद अंतिम दो को एंड से जोड़ते हैं। अगर तीन चीज को साथ लिखना हो, कोई चीज जो है, जैसे कि हम किताब और पेंसिल और कलम हम खरीदे, मान लीजिए लिखा है कि मैंने किताब, पेंसिल, कलम और कलम खरीदा। तो अब मान लीजिए और नहीं है, बस किताब, पेंसिल, कलम खरीदा, अगर ऐसे भी है तो एक हम आई बार बुक, कामा और जो है पेंसिल एंड पेन, तो अंतिम दो चीज को हम एंड से जोड़ते हैं, जो है ये नियम होता है। तो आप आगे देखिए, यहाँ एक कामा लगा है, ट्वाइस, ड्रॉप्स एंड लेमन एक साथ लिखा ही है, तो इसका मतलब इसको लास्ट में लिखना होगा। ये बताता है कि इसको हम लास्ट में लिखेंगे, एक कामा से पृथक है, तो आई लाइक के बाद इसको लिखेंगे ना। अगर हम इसको लिखते हैं तो गलत, ग्रामर का गलत आएगा। अगर हम इसको लाइक के बाद हम इसको लिख देते हैं, इस जोड़े को, तो ये अलग है, तो इसको कामा लगाना पड़ेगा, जो ग्रामर के नियम की अवहेलना करता है। इसलिए हमें जो है पहले जो है इस ट्वाइस को लिखेंगे, लाइक ट्वाइस, ट्वाइस कामा, अब उसके बाद इसको इन दोनों को साथ लेने को लिखा ही है, तो ड्रॉप्स एंड लेमन, ड्रॉप्स एंड लेमन, ऐसे लिखेंगे तो इसको इस जगह में भर देंगे तो यह हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। कॉपी पर हम जो है ऐसे करके इसको वाक्य बनाएंगे, नंबर डाल के बुक करके ऐसे। वहाँ कैपिंग देने की आवश्यकता नहीं, तो हम यहाँ दिखते हैं, वहाँ जो है सीधे आप लिखिए, सेंटेंस बना करके लिखिए, इसमें सब लगाने की आवश्यकता नहीं, डॉट की वहाँ जो है सीधे से लिख दीजिए। आइए तीसरा सेंटेंस, तीसरे जो है वाक्य हम बात करते हैं। यहाँ देखिए एक सिंगल सब्जेक्ट ही दे दिया, तो सब्जेक्ट है तो हमें जो है अब हमें वर्ब चाहिए। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सीधे वर्ब आएगा, अगर निगेटिव है तो वह सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा करके, तब हम, अगर सहायक क्रिया है तो उसके बाद
पहले सहायक क्रिया तब नाट तब वर्ब हमें चाहिए। तो संयोग से देखिए यहाँ जो है नाट आया है और यहाँ देखिए गो वर्ब है और डज इसकी सहायक क्रिया है, ये नाट है। तो हम पहले जो है अब करेंगे कि अब हाँ सहायक क्रिया के बाद नाट और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद नाट आता है। नाट जो है वो एडवर्ब होता है जो हमेशा जो है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है उसको। तो ही डज नॉट यहाँ लिखेंगे डज नॉट। अब वर्ब ढूंढिए, he does not go, वर्ब आ गई go, he does not go, वह नहीं जाता है। और कहाँ नहीं जाता भाई, नहीं जाता है तो कोई स्थान होगा, तो स्थान देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, स्कूल। और स्कूल कोई स्थान पर टू आता है तो टू देखिए टू इधर है तो हम इसको टू इधर लाएंगे, टू स्कूल तब जो है मीनिंगफुल होगा। He does not go to school, स्कूल। अब है अधिकतर लास्ट में समय का प्रतीक जो है होता है, जो समय होता है एडवर्ब टाइप का जो समय दिखाता है उसको हम अधिकतर लास्ट में लिखते हैं। देखिए इवरी डे है लास्ट, ये लास्ट में है। He does not go to school every day, every day, ये हमारा पूरी स्टॉप लग जाएगा, हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। He does not go to school every day, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, एक यह मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। चौथा देखिए सब्जेक्ट पूरा दे दिया है आई। अब हमें अगर निगेटिव नहीं है तो वर्ब चाहिए, निगेटिव है तो सहायक क्रिया और नाट के बाद वर्ब आता। तो अब यहाँ देखें तो इसमें कहीं नाट वगैरह नहीं दिया, नाट है निगेटिव नहीं है, बस अफर्मेटिव है। तो हमें जो है वर्ब चाहिए। तो वर्ब देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब यहाँ एक गिवन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है इसका मतलब कि वह परफेक्ट, अगर टेंस के अंतर्गत हम होगा तो वह परफेक्ट होगा, उसके साथ कोई न कोई सहायक क्रिया होगी। हमेशा परफेक्ट जो है सहायक क्रिया हैज हैव हैड के साथ ही आती है, अगर टेंस में आती है। तो देखेंगे देखिए हैव यहाँ दिया है, यहाँ अगर इसको हम एक साथ लिख देते हैं तो यह परफेक्ट का रूप ले लेता है। तो आई और भी देखिए विचार कीजिए, हैड गिवन, और ये देखिए ये जस्ट जो शब्द है यह एडवर्ब है। तो एडवर्ब जैसे नॉट एडवर्ब था तो ऐसे भी एडवर्ब है। अब एडवर्ब हमेशा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लिखा जाता है। हमेशा एडवर्ब को जब आए तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे इसको आई हैव, अब इसी पर के जस्ट, आई हैव जस्ट, तब लिखिए मुख्य वर्ब गिवन, आई हैव जस्ट गिवन, गिवन। हम जो है अभी दिए हैं गिवन। अब देखिए उसका क्या दिए हैं भाई, अब देखिए क्या दिए हैं, देखिए द न्यूज या समाचार, और किसको, तुमको, आपको। तो देखिए यहाँ एक पर्सन के लिए है, ये न्यूज जो है एक थिंग के रूप में आएगा। तो ये आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले लिखते हैं, नियम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो आई हैव जस्ट गिवन यू, इसको हम पहले लिखें गिवन यू द न्यूज, बच गया। आई हैव जस्ट गिवन यू द न्यूज।
ये हमारा मीनिंगफुल बन गया। आई हैव जस्ट ग्रामेटिकली शुद्ध सेंटेंस, आई हैव जस्ट गिवन यू द न्यूज। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच जो आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं, इसका विधिवत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पिछली कक्षाओं का ग्रामर, विशेष रूप से मैथ, ग्रामर, लगभग सारे जो है विषयों का हम बात करते हैं कि बेसिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। अगर बेसिक ज्ञान नहीं है तो कठिनाई होती है एक बैक बीच से पढ़ने में। इसलिए बेसिक ज्ञान होना किसी विषय का बहुत ही कारगर होता है। तो ये हुआ आई हैव जस्ट गिवन यू द न्यूज। अब पांचवा विचार करें, पांचवा वाक्य सेंटेंस पर एक सब्जेक्ट दे दिया है। अब देखिए इसमें निगेटिव तो नहीं, निगेटिव नहीं, निगेटिव वाक्य नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। तो अब वर्ब आएगी, तो वर्ब देखिए किस रूप की है। देखिए कंप्लीटेड, देख रहे हैं वर्ब कंप्लीटेड। कंप्लीटेड जो शब्द है यह परफेक्ट है, परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब इसके साथ सहायक क्रिया हैड अवश्य होगी। तो इसमें देखें, देखिए दिखाई दे रहा हैज, तो इसका मतलब हैज कंप्लीटेड लिख दें तो हमारा सेंटेंस एकदम कंप्लीट है। तो ही हैज कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया है। ही हैज कंप्लीटेड, क्या पूरा कर लिया है भाई? अब देखिए वर्ब का है कार्य, लेकिन यहाँ ही जो है बताएं कि हिज जो है एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले आता है, वह हमेशा अकेले हिज नहीं आता, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसलिए कितना बताया कि कितने विद्वान इसको एडजेक्टिव मानते हैं, इस प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन को एडजेक्टिव मान लेते हैं, क्योंकि यह अकेले कभी नहीं आता, या किसी नाउन के साथ आता है। तो ये वर्ब है हिज वर्ब, he has completed his work। अब हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस देखिए बना, वह अपना कार्य पूरा कर लिया है। he has completed his work, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। आइए छठा को देखते हैं, दे। अब दे है जो है सब्जेक्ट दे दिया है। अब हमें अगर निगेटिव नहीं है तो वर्ब चाहिए। तो देखिए नो जानना है, 5 एक नंबर है, ईयर्स है, वर्ष है, समय है, फॉर प्रीपोजिशन है, ईच अदर ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर। तो ईच अदर ये शब्द है। तो यहाँ वर्ब लग रहा है नो, नो, दे नो, दे नो, वे जान। देखिए ये जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है, इसके लिए प्रेजेंटिव निफिट है। दे नो, वे जानते हैं। और किसे जानते हैं भाई? ईच अदर, एक दूसरे को। ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब दे किसका प्रतीक है? दो। ईच में जो है जो दे है, दे में दो व्यक्ति। जब इंग्लिश में दो ये नंबर होते हैं सिंगल और प्लूरल, एक हुआ तो सिंगल हुआ, दो हो गया तो प्लूरल, चाहे 2 या 3 हो, 10 हो, प्लूरल आता है। तो देश का दो का प्रतीक, क्योंकि ईच अदर दो वस्तुओं के लिए बीच में की दूरी को एक दूजे से दूसरे को, और वन इन अदर एक दूसरे के लिए, 2 से अधिक के लिए होता है। इसलिए जब यहाँ ईच अदर इसका मतलब दो ही व्यक्ति हैं। दे नो ईच अदर, और जो है वे एक दूसरे को जानते हैं। और समय कब से जानते हैं? देखिए फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, वह एक दूसरे को जो है 5 वर्षों जानते हैं। समय के लिए एक तरफ सिन सफार का प्रयोग होता है ना। तो दे नो ईच अदर फॉर 5 इयर्स।
ईयर्स, वे एक दूसरे को 5 वर्षों से जानते हैं। अब अगला वाक्य देखिए, आई लिखा है, सब्जेक्ट को संज्ञा दे दिया है, हम प्रेडिकेट भरना है। इसमें जो है कहीं नॉट वगैरह नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद हमें चाहिए वर्ब। तो अब वर्ब देखिए, अब वर्ब जो है टेंस होता है, तो आप देखें किस टेंस में है वर्ब। तो वर्ब हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो निश्चित रूप से परफेक्ट है। अगर सेकेंड फॉर्म होता है तो पास्ट, और थर्ड फॉर्म होता है तो परफेक्ट, फर्स्ट फॉर्म होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो अब यहाँ जो है, अब देखिए यहाँ तो इसका मतलब कि वर्ब को लाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ। तो आई हैव सीन, अब इसको लाएंगे आई हैव सीन, आई हैव सीन। अब हो गई पूरी, हमने आई हैव सीन हम देख चुके हैं। अब क्या देख चुके हैं भाई? अब देखिए रेड फोर्ट, लाल किला, यह प्रॉपर नाउन है, इसलिए देखिए लिखा है कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा लेटर लिखा आता है। रेड फोर्ट। और आप जानते हैं कि ऐतिहासिक इमारत, नदी, तालाब, झील, पहाड़, समाचार पत्र, रेलगाड़ियां और जो है ऐतिहासिक इमारत के पहले दी का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ दी है, दी रेड फोर्ट, आई हैव सीन दी। अब दी को यहाँ लिखिए, दी यहाँ लगा करके दी रेड फोर्ट, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। अब हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना और जो है ग्रामेटिकल शुद्धता भी। आज जानते हैं इसमें ना कोई कुछ चीज अलग से थोपना होगा, अपने से न तो लगाना है, अन्यथा इसमें से निकालना है। जो शब्द है उसी को व्यवस्थित हमें कर देना है। और अगर हमें जानकारी है पार्ट ऑफ स्पीच का और टेंस का, और कहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कैसे कैसे कौन सा क्रम क्या है, तो हम इसको सही ढंग से देख लेते हैं। 8वां सेंटेंस देखिए, ही सब्जेक्ट दे दिया, अब हमें वर्ब चाहिए तुरंत इसको। तो वर्ब देखिए वेंट, वेंट है तो वेंट में सहायक क्रिया जो है पास्ट देख रहे हैं, वो वेंट गान सेकेंड फॉर्म है, इसका पास्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब आती है, इसमें सहायक क्रिया की जरूरत नहीं। तो ही वेंट। तब देखिए जाना है तब किसी न किसी प्लेस होगा, तब जो है अधिकतर प्रीपोजिशन आएगा। तो ही वेंट, देखिए प्रीपोजिशन अप, ये प्रीपोजिशन है अप, यहाँ ही वेंट अप। उसके बाद बच गया है हिल और दी। तो दी जो है अधिकतर पहाड़ों के ऊपर लगता है, दी हिल। He went up the hill. The hill. वह पहाड़ पर गया। He went up. पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया। Went up the hill. This tree, देखिए this tree, यह बताएं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन this tree जिसके साथ आया है this tree। अब मान ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पार्ट में आ गया, ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें दी आई है, कोई जरूरत नहीं इसमें विचार करने की, डाल देंगे। अब देखेंगे यहाँ नकारात्मक नहीं दस्ता, सीधे वर्ब की जरूरत है। तो वर्ब इसमें देखिए वेरी, फिर है इधर इज है, हाई, इधर एडजेक्टिव है, इज वर्ब है, सहायक क्रिया है, यहाँ मुख्य क्रिया काम कर रही है, वेरी बहुत, एडवर्ब है। तो जो है पहले वर्ब चाहिए, दिस ट्री इज ही यहाँ वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब है नहीं।
इज के अलावा यदि कोई वर्ब नहीं तो एक कन्फर्म है कि इज आएगा। दिस टी इज। अब आप लिखेंगे कि हाई वेरी या वेरी हाई। अब इस पर विचार करें कौन बढ़िया होगा। वेरी हाई माने अगर ये हाई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे कि एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई करे, तो अधिकतर एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव के पहले होता है, इसलिए इसको लिखेंगे वेरी। वेरी हाई। तो इट इज वेरी हाई। अब हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस, पेड़ बहुत ऊंचा। वेरी हाई, इसको जो है ये हाई जो है एडजेक्टिव है, इसको वेरीफाई कर रहा है, ये जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस है आई सब्जेक्ट दे दिया है। अब आइए विचार करें इसमें। देखिए देखना वर्ब है, हमें वर्ब चाहिए, सी है, लेकिन सैल देखिए सैल। तो जब विल सैल ये मॉडल वर्ब है जो कि कैन कुड मे माइट सैल शुड, ये मॉडल वर्ब होते हैं जो अकेले कभी नहीं जाते, जब भी आएंगे तो अपने साथ ये पहले आते हैं, इनके बाद तुरंत वर्ब आती है। अगर नाट नहीं है, नकारात्मक नहीं है तो सीधे आएगा। देखिए तो इसके बाद तुरंत इसको लिखेंगे, आई के बाद तुरंत सैल, आई के बाद सैल, आई के साथ सैल का प्रयोग होता भी है। आई सैल, तब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब है सी, आई सैल सी। अब आई सैल सी, अब इसको यू देखिए आप, ये यू ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यू, आई सैल सी यू, हम आपसे मिलेंगे। और लास्ट में अधिकतर समय का प्रतीक जो शब्द होते हैं लास्ट में आते हैं, कब है टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो। आई शैल सी यू टुमारो, हम आपसे कल मिलेंगे, इसका सेंटेंस हो गया और मीनिंगफुल हो गया। तो इस तरह से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान दें शब्दों पे, बहुत ध्यान, क्योंकि जो क्रम लिखा है था जरा सा मिस्टेक, जरा सा हुए जो सेंटेंस को गड़बड़ कर देगा। एक शब्द अगर इधर से उधर किए तो वाक्य गड़बड़ जाएगा। इसलिए शब्दों को रखने के लिए बहुत ही जो है ध्यान पूर्वक उसको देखना चाहिए और उसको शब्द के नेचर को पहचानना चाहिए कि वह शब्द कौन सा क्या है और कहाँ रहता है वाक्य में। इस चीज़ को बहुत जरूरी है। तो अगर इस चीज़ को हम भली भांति जानेंगे उसके क्रम को, तो जो है जरा भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, हम बड़े आसानी से इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। और पहले यही ग्रामर का जो सेकेंड पार्ट का पहला प्रश्न बताते आता है, तो इस तरह से हमें जो है इसको हम कर पाएंगे। तो इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच और ये टेंस की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो हम थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर जानकारी है एकदम बेअटक हम इसको कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, हम कुछ एक्सरसाइज लेकर के आप लोगों के सामने हम जो है इसको बताएं कैसे किया जाता है। और बहुत से एक्सरसाइज आपके बुक में हैं, आप उसको लेकर के ट्राई कीजिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप मनोयोग से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कर लेंगे। थैंक यू।